नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लाए हैं एक धमाकेदार मूवी रिकैप, फुल एक्शन, ड्रामा और मिस्ट्री के साथ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है फ्यूडल जापान के एक प्रोविंस आको से। यहाँ कुछ समुराय एक मिस्टीरियस लड़के को पाते हैं। उसका नाम है काई और किसी को नहीं पता कि वो कहाँ से आया। समुराय को शक होता है कि ये लड़का शायद डीमन हो सकता है, इसीलिए वो यूज अपने प्रोविंस में रखना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें डर है कि वो बैड लक और मिसफॉर्च्यून लेकर आ सकता है। एक समुराई कहता है, माय लॉर्ड ये डीमन है, लेकिन उनके मास्टर लॉर्ड असानो बाकी सबसे अलग सोचते हैं। वो काई को आको में रहने की परमिशन दे देते हैं। असानो कहते हैं वो सिर्फ एक बच्चा है। असानो की बेटी मीका को भी काई पसंद आता है और धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। काई प्रोविंस में ही बड़ा होता है, लेकिन हमेशा एक आउटकास्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। फिर भी वो लॉर्ड असानो की काइंडनेस, फ्रेंडशिप के लिए हमेशा ग्रेटफुल रहता है। एक दिन एक हंटिंग पार्टी निकलती है एक ऐसे क्रीचर को पकड़ने के लिए जो आको प्रोविंस को टेरराइज कर रहा था। वो क्रीचर एक मैसिव 6-आइड बीस्ट होता है, इतना पावरफुल कि वो घोड़ों को हवा में उठा लेता है। हॉर्सेस को क्या, वो राइडर्स को भी आसानी से उड़ा सकता है। हंटिंग टीम का सैमुराई यासुनो अपनी स्वॉर्ड खो देता है और बीस्ट उसे कॉर्नर कर देता है। इस मोमेंट में काई अपनी जान जोखिम में डालकर सैमुराई को बचाने जाता है। एक डेंजरस मूव करके वो बीस्ट का ध्यान हटाता है और यासुनो की स्वॉर्ड उसे वापस दे देता है। लेकिन यासुनो गुस्से में कहता है, मैं मर जाना ज्यादा पसंद करता, ना कि एक हाफ ब्रीड के हाथ से बचना। जब बाकी सैमुराई पहुंचते हैं, वो अस्यूम कर लेते हैं कि बीस्ट को यासुनो ने मारा। यासुनो चुपचाप सारी क्रेडिट ले लेता है। वहां से निकलते वक्त काई को एक वियर्ड व्हाइट फॉक्स दिखती है, जिसके हर आई का कलर अलग होता है। सीन शिफ्ट होता है राइवल प्रोविंस नगाटो में और वह लॉर्ड कीरा के पास पहुंचती है। फॉक्स एक ब्यूटीफुल लेडी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वो एक्चुअली कीरा की स्पाई विच होती है। विच कीरा को बताती है कि उनका लॉर्ड असानो को एलिमिनेट करने का प्लान फेल हो गया है। अब हम सीन शिफ्ट होते देखते हैं आको प्रोविंस के कैसल पर, जहां शोगुन खुद आने वाले हैं ईयरली इंस्पेक्शन के लिए। पूरा आको तैयारी में लग जाता है। ये उनके लिए इज्जत का मोमेंट होता है, क्योंकि शोगुन का विजिट ऑनर और लॉयल्टी का सिंबल है। लॉर्ड असानो मीका को कहते हैं, शोगुन के सामने हमारे प्रोविंस की डिग्निटी मेंटेन रहनी चाहिए। शोगुन के अराइवल पर आको के वॉरियर्स एक डेमोन्स्ट्रेशन मैच ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि वो उनकी स्ट्रेंथ और डिसिप्लिन देख सकें। इस मैच में आको का सामुराई ओएशी और नागातो का वॉरियर यासुनो फेस ऑफ करते हैं, लेकिन विच सीक्रेटली यासुनो पर एक स्पेल कास्ट कर देती है। उसकी आंखें एक सेकंड के लिए बिल्कुल वाइट हो जाती हैं और वो और ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है। विच का प्लान सिंपल है, नागातो को अनबीटेबल दिखाना। फाइट के बीच यासुनो रुक ही नहीं रहा, वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा था। ओइशी समझ जाता है कि कुछ तो गलत है। यासुनो ओइशी को मारने वाला होता है, तभी काई क्राउड से जंप कर जाता है और उसे रोक देता है। सब शॉक हो जाते हैं। काई जैसे हाफ ब्रीड का अरीना में आना स्ट्रिक्टली फॉरबिडन होता है। विच को ये मौका चाहिए होता है। वो ड्रामा क्रिएट करने के लिए स्पेल ब्रेक कर देती है और यासुनो नॉर्मल हो जाता है। शोगुन कहता है, ये डिसग्रेसफुल बिहेवियर है, समुराई कोड तोड़ दिया गया है। कोई नहीं जानता था कि काई ने सिर्फ ओइशी की जान बचाई थी। लॉर्ड कीरा मौका पकड़कर प्रवोक करते हैं। असानो अपने प्रोविंस में डीमंस को अलाउ करता है। ये सुनकर सब समुराई काई को घूरने लगते हैं और उसे ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। रात को विच असानो के रूम में घुस जाती है और उसे एक माइंड कंट्रोल स्पेल से अटैक कर देती है। असानो हेलुसिनेट करने लगते हैं और उन्हें लगता है कोई उनकी बेटी मीका को हार्म कर रहा। असानो लॉर्ड कीरा पर अटैक कर देते हैं। ये शोगुनेट लॉ का सबसे बड़ा क्राइम होता है। लॉर्ड या समुराई का बिना रीजन दूसरे प्रोविंस के लॉर्ड को चोट पहुंचाना। शोगुन डिक्लेयर कर देता है, असानो ने पीस तोड़ दी, इसलिए वो डेथ पेनल्टी फेस करेगा। पूरा आको शॉक में होता है। उन्होंने अपने लॉर्ड को कभी वायलेंट नहीं देखा था। असानो को एक फाइनल चांस दिया जाता है, सेप्पुकू रिचुअल सुइसाइड, ताकि उनकी फैमिली की इज्जत कम से कम इंटैक्ट रहे। असानो मीका को लास्ट टाइम देखते हैं। वो कहते हैं, स्ट्रांग रहना, अपने पीपल का ख्याल रखना। अगली सुबह असानो अपनी लाइफ खत्म कर देते हैं। ये आको प्रोविंस की हिस्ट्री का सबसे डार्क मोमेंट होता है। अंतिम करना। शोगुन फिर अनाउंस करता है, असानो के समुराई अब मास्टरलेस हैं। उनका टाइटल हमेशा के लिए
छीन लिया गया है। अब वो रोनिन है। ऑनरलेस वॉरियर्स। ओइशी और सारे समुराई घुटनों पर गिर जाते हैं। उनके चेहरे पर शर्म और दर्द होता है, विच मीका पर भी स्पेल डाल देती है। हेल्पलेस फील करने लगती है। आको प्रोविंस के लोग अब बिल्कुल डेविस्टेटेड है। लॉर्ड असानो की डेथ के बाद पूरा शासन लॉर्ड कीरा के हाथों चला जाता है। विच हर जगह इल्यूजन्स क्रिएट करती है ताकि सबको लगे कि कीरा ही राइटफुल रूलर है। सामुराई जो असानो के लॉयल थे अब रोनिन मान चुके हैं। उनके पास ना लैंड है, ना मास्टर और ना ही कोई ऑनर। ओइशी सबको इकट्ठा करता है और एक लास्ट मीटिंग होती है जिसमें वो कहता है, हमारे लॉर्ड को बेवजह मारा गया। विच और कीरा दोनों ने उनके साथ धोखा किया, लेकिन शोगुन के लॉ के अगेंस्ट जाकर रिवेंज लेना ये हम सबके लिए डेथ सेंटेंस होगा। सामुराई डिप्रेस्ड और कंफ्यूज्ड होते हैं। कोई डिसाइड नहीं कर पाता कि वो रिवेंज ले या अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करे। इस बीच विच काई को पकड़वा देती है। काई को एनिमी ट्रेडर्स इंस्लेव कर लेते हैं। उस पर चेन्स लगाकर उसे एक फॉरेन शिप पर भेज दिया जाता है। ये सीन बहुत पेनफुल होता है। काई सड़क पर घसीटा जाता है और कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता। मीका आई तो वो बिल्कुल टूट जाती है, लेकिन कीरा मीका को फोर्स करता है। असानो ने मुझे अटैक किया था, इसलिए तुम मुझे मैरी करोगी। ये पीस ट्रीटी के लिए आवश्यक है। मीका रोकर कहती है, मेरा दिल कभी तुम्हारे साथ नहीं होगा। लेकिन विच एक स्पेल डाल देती है और मीका को एक स्लीप पैरालिसिस जैसी कंडीशन में पाती है, जहां वो चल सकती है, बोल सकती है, लेकिन स्पेल के अगेंस्ट नहीं जा सकती। इसके बाद ओइशी सडनली गायब हो जाता है। कीरा के सोल्जर्स उसे पकड़ने आते हैं, लेकिन ओइशी उन्हें कंफ्यूज करने के लिए अपनी वाइफ और सन को टेम्परेरीली छोड़ देता है ताकि उनके साथ कोई हार्म ना हो। पूरा आको सोचता है कि ओइशी शायद डर गया या अपनी ऑनर खो चुका है, लेकिन असली में ओइशी एक स्ट्रेटेजिक डिसअपीयरेंस करता है ताकि कीरा को लगे कि रोनिन बिखर चुके हैं और रिवेंज का प्लान इम्पॉसिबल है। तो एक तरफ काई स्लेवरी में फंसा होता है, मीका को जबरदस्ती मैरिज के लिए प्रिपेयर किया जा रहा होता है और आको के सैमुराई दुनिया भर में बिखर जाते हैं। तो इन्वेस्टिगेट करता रहता है विच के ट्रिक्स, कीरा के गार्ड्स और उनके कासल डिफेंसेस का हर वीक स्पॉट। और फाइनली 1 साल बाद वो सब रोनिन को एक हिडन जगह पर बुलाता है। यहां से शुरू होती है 47 रोनिन की असली जर्नी, लॉर्ड असानो का बदला लेने की जर्नी। 1 वर्ष बीत चुका था। आको की धरती पर अब भी उदासी और अन्याय की छाया फैली हुई थी। हर कोई सोचता था कि अब कभी बदला नहीं लिया जा सकेगा, लेकिन इसी अंधकार के बीच अचानक एक प्रकाश प्रकट होता है। ओइशी, जो 1 वर्ष से लापता था, अचानक अपनी उपस्थिति प्रकट करता है। वो सब रोनिन को एक छिपे हुए स्थान पर बुलाता है, एक प्राचीन घाटी जहां कभी सैमुराई गुप्त अभ्यास किया करते थे। जब सभी रोनिन वहां पहुंचते हैं तो वे ओइशी को देखकर दंग रह जाते हैं। ओइशी दृढ़ स्वर में कहता है, हमारी प्रतिष्ठा छीनी गई थी, हमारे स्वामी को छल से मृत्यु दी गई थी, और अब समय आ गया है न्याय का। हम 47 युद्धवीर आज रात से अपने लॉर्ड असानो के अपमान का प्रतिशोध प्रारंभ करेंगे। सब रोनिन की आंखों में एक बार फिर अग्नि जल उठती है, समर्पण, निष्ठा और प्रतिशोध की अग्नि। ओइशी को काई की कमी महसूस होती है, क्योंकि काई में असाधारण कौशल था और उसकी उपस्थिति रोनिन के अभियान को शक्तिशाली बना सकती थी। ओइशी घोषणा करता है, हम उस युवक को वापस लाएंगे। काई हमारी सेना का एक आवश्यक अंग है, चाहे वह दास्ता में हो या प्रदेश में, हम उसे मुक्त कराएंगे। इसके बाद रोनिन विभिन्न दिशाओं में निकलते हैं। उनकी खोज उन्हें एक व्यापारी जहाज तक ले आती है, जहां काई को दास बनाकर बेचा जा रहा होता है। रोनिन चतुराई और साहस के साथ उस जहाज पर हमला करते हैं और काई को सरपट भागने से पहले मुक्त कर देते हैं। काई रोनिन को देखकर भाव विभोर हो जाता है। उसके चेहरे पर आशा लौट आती है और वह बिना एक क्षण गंवाए ओइशी के सामने घुटनों पर बैठकर कहता है, मुझे आपकी सेना में पुनः सम्मिलित होने दे। मैं भी लॉर्ड असानो के अपमान का बदला लेना चाहता हूं। ओइशी उसे उठाकर गले लगा लेता है। अब 47 रोनिन पूर्ण हो चुके थे। रोनिन जानते थे कि कीरा के किले तक पहुंचने के लिए उन्हें तेंगू फॉरेस्ट नामक रहस्यमयी वन से होकर जाना होगा। एक ऐसा वन जो जादुई प्राणियों, दुष्ट आत्माओं और भ्रम फैलाने वाली शक्ति। काई उन्हें चेतावनी देता है, यह वन साधारण नहीं है। यह आपको वही दिखाएगा जिससे आपके मन में भय उत्पन्न हो सके। वन में प्रवेश करते ही रोनिन को विचित्र आवाजें सुनाई देती हैं, किसी के रोने की, किसी के चिल्लाने की, किसी के नाम पुकारने की। काई अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करता है और रोनिन को उस भ्रम से बाहर निकालता है। एक क्षण ऐसा भी आता है जब रोनिन को अपने सामने अपने मृत परिजनों की छवियां दिखाई देती हैं। बहुत भावुक दृश्य,
लेकिन काई उन्हें विश्वास दिलाता है यह सब भ्रम है, अपने हृदय को दृढ़ बनाओ। अंततः वे जंगल के केंद्र तक पहुंचते हैं जहां एक प्राचीन तेंगु गुरु उनका मार्ग रोकता है। यह गुरु असल में मैत्रिक रूप रखने वाला योद्धा था जो काई को पहचान लेता है। तेंगु गुरु कहता है तुमने मनुष्य और दानव दोनों का मार्ग देखा है, अब समय है अपनी वास्तविक शक्ति से परिचित होने का। तेंगु गुरु काई को युद्ध कला, गति और आध्यात्मिक शक्ति का ऐसा ज्ञान देता है जिससे काई एक नए रूप में जन्म लेता है। रोनिन गुरु के चरण छूकर अनुमति मांगते हैं और फिर आगे की यात्रा पर निकलते हैं। निकलकर एक विशाल घाटी में पहुंचते हैं जहां पुराने कारीगरों की एक बस्ती होती थी जो समुदाय के लिए हथियार बनाकर प्रकट रूप से गायब हो चुकी थी। लेकिन ओइशी को पता था कि यह बस्ती आज भी गुप्त रूप से अस्तित्व में है। जब रोनिन उस छिपी हुई बस्ती में प्रवेश करते हैं तो वहां के कारीगर उन्हें देखते ही पहचान जाते हैं। कारीगर सम्मानपूर्वक ओइशी के आगे झुकते हैं। हम आपके स्वामी असानो की मृत्यु का समाचार सुन चुके हैं। यह युद्ध न्याय के लिए होना चाहिए। वे रोनिन के लिए विशेष रूप से गढ़े गए तलवारें, तीर कमान, धातु के कवच और कुछ जादुई गुणों वाले शस्त्र निकालते हैं। काई की तलवार सबसे अनोखी थी। उसमें तेंगु गुरु द्वारा दिया गया आशीर्वाद मौजूद था जो उसे प्रकाश और छाया दोनों पर नियंत्रण देता था। 47 रोनिन एक पंक्ति में खड़े होकर अपने नए कवच धारण करते हैं। यह दृश्य अत्यंत भव्य और प्रेरणादायक होता है। अंतिम युद्ध की योजना ओइशी अपने सभी योद्धाओं को इकट्ठा कर कहता है, हम आज रात कीरा के किले में प्रवेश करेंगे। किले की रक्षा जालियां मजबूत है लेकिन उसका सबसे बड़ा कवच है उसकी अहम। बढ़ते हैं। पहला दल गुप्त सुरंगों से प्रवेश करेगा, दूसरा दल मुख्य द्वार पर आक्रमण करेगा, तीसरा दल जिसमें काय है विच को रोकने के लिए पीछे से प्रहार करेगा। उनकी योजना तेज, सटीक और निडर थी। रात का अंधेरा, आकाश में बादलों से ढका हुआ चंद्रमा, किला लाल लाल इनसे चमक रहा था। 47 रोनिन एक एक करके छाया में लुप्त हो जाते हैं और किले की ओर बढ़ते हैं। अचानक किले के पहरेदारों को मुख्य द्वार पर एक विस्फोट सुनाई देता है। ओइशी के दल ने ध्यान भटकाने के लिए विस्फोटक का उपयोग किया था। सैनिक उधर दौड़ते हैं और इसी बीच काय और उसका दल पीछे से किले में प्रवेश कर जाते हैं। किले के अंदर गहरे कक्ष में विच काय की प्रतीक्षा कर रही होती है। उसकी आंखों में वही दुष्ट चमक, उसकी उंगलियों से जादुई धुआं निकल रहा होता है। विच कहती है, तुम्हें न मनुष्य स्वीकार करते हैं न दानव, तुम कहीं के नहीं हो। काय तलवार निकालकर कहता है, शायद, लेकिन सत्य यह है मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, तुमने दिया है। विच काय पर कई भ्रम डालती है, कभी सर्प, कभी अग्नि, कभी काय का ही डुप नहीं था। तेंगु गुरु का प्रशिक्षण हर भ्रम को हवा की तरह चीर देता है। एक निर्णायक वार में काय अपनी तलवार विच की जादुई ऊर्जा के केंद्र से गुजार देता है। विच एक चीख मारकर धुएं में बदल जाती है और उसका जादू समाप्त हो जाता है। अब काजल जैसे अंधेरे कक्ष में ओइशी और रोनिन सीधे लॉर्ड कीरा तक पहुंच जाते हैं। कीरा गर्व से अपने सिंहासन पर बैठा होता है, जैसे उसे रोनिन की उपस्थिति हास्यास्पद लग रही हो। वह कहता है, तुम रोनिन हो, तुम्हारा युग समाप्त हो चुका है। ओइशी आगे बढ़कर कहता है, हम रोनिन हैं, लेकिन हमारी निष्ठा अमर है। आज हम तुम्हें वही दिखाएंगे जो सच्चाई है। न्याय का प्रहार। कीरा अपनी तलवार निकालता है और युद्ध आरंभ हो जाता है। सैमुराई बनाम लॉर्ड, अत्याचार बनाम सत्य। 47 रोनिन का प्रतिशोध एक एक प्रहार में स्पष्ट दिखता है। काय भी युद्ध कक्ष में पहुंचता है और ओइशी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ता है। अंततः एक अंतिम वार में ओइशी कीरा को परास्त कर देता है। कीरा जमीन पर गिरता है और उसकी तानाशाही समाप्त हो जाती है। कीरा की मृत्यु के साथ ही आंखों पर पड़े अन्न। विजय अब पूरे जापान में चर्चा का विषय बन चुकी थी, लेकिन उन्हें पता था कि शोगन का कानून अब भी कठोर है। सामुराई को चाहे न्याय के लिए ही सही, अपनी इच्छा से किसी लॉर्ड को मारने का अधिकार नहीं था। 47 रोनिन इकट्ठा होकर शोगन के सामने उपस्थित होते हैं। उनके चेहरों पर ना कोई भय, ना कोई पश्चाताप, सिर्फ गर्व और समर्पण। ओइशी आगे बढ़कर कहता है, हमने लॉर्ड असानो की प्रतिष्ठा के लिए यह युद्ध किया। हम कानून तोड़ने का दोष स्वीकृत करते हैं, लेकिन हमारा हृदय पवित्र था। हमने द्रोह नहीं किया, न्याय किया है। शोगन उन 47 वीरों को गंभीरता से देखता है। उसकी आंखों में क्रोध और सम्मान दोनों का मिश्रण दिखता है। कुछ देर मौन के बाद शोगन कहता है, जापान तुम्हारे साहस को सदा याद रखेगा, लेकिन कानून कानून होता है। तुम्हें अपनी शपथ के अनुसार सेप्पुकु करना होगा। 47 रोनिन एक स्वर में कहते हैं,
यह सम्मान की मृत्यु होगी, दंड नहीं। एक शांत पहाड़ी पर 47 रोनिन अंतिम बार एक पंक्ति में बैठते हैं, पूर्ण शांति और गर्व के साथ। काई मीका को अंतिम बार देखता है। मीका उसके सामने खड़ी होती है। पर गर्व, मीका धीमे स्वर में कहती है, काय, तुमने मेरे पिता का सम्मान वापस दिलाया है। इस संसार में कोई भी प्रेम इससे बड़ा नहीं हो सकता। काय मुस्कुराता है, मुझे सम्मान मिला क्योंकि किसी ने मुझ पर विश्वास किया था। ओइशी सबसे पहले अपने स्वामी असानो की तलवार उठाता है और कहता है, हमारे लॉर्ड हमारा इंतजार कर रहे हैं। 47 रोनिन अपनी अंतिम क्रिया पूर्ण करते हैं, सम्मान, निष्ठा और साहस के साथ। उनकी कहानी जापान की महान गाथाओं में अमर हो जाती है। 47 रोनिन लॉयल्टी बियॉन्ड डेथ सैमुराई के समाधि स्थल पर मीका और काय की स्मृति के प्रतीक रखे जाते हैं। धीमी हवा चलती है, घंटियां बजती हैं और दूर कहीं तेंगु गुरु मुस्कुराते हुए काय की आत्मा को आशीर्वाद देते दिखाई देते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं अगली कौन सी मूवी का रिकैप चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे क्यूरियस एंड कीप वॉचिंग।